यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपकी डेटा माइनिंग की थर्ड टेक्निक है, क्लस्टरिंग। अननेसेसरी माइक अनम्यूट ना करें कोई भी, अपना कैमरा और अपना माइक जो है ऑफ रखिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द डेटा डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट और देयर रिलेशनशिप। मतलब आपके पास कोई भी डेटा सेट है, ठीक है, डेटा है, तो उस डेटा के अंदर आप क्या बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग, जो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, उनके बेस पे आप क्या बना रहे हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रहे हो, ठीक है, वो होता है आपका क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टरिंग। तो अब हमने इससे पहले जो है एसोसिएशन और क्लासिफिकेशन, ये दोनों टेक्निक्स भी डेटा माइनिंग की हमने की हैं। तो अब आप देखोगे कि क्लस्टरिंग और जो क्लासिफिकेशन है कैसे डिफरेंस है दोनों में। अब हम कहेंगे उसमें भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को, यहाँ भी हम क्या बना डेटा को मतलब ग्रुप बना रहे हैं ना कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा डेटा। क्लासिफिकेशन में मैंने ये बताया था आपको, क्लस्टरिंग भी यही कहता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कि आपको क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, तो देखो डिफरेंस ये है कि सबसे पहला डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो क्लस्टरिंग है वो एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, बट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। तो अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है जिसमें आपको क्या होता है, आपके पास जो है डेटा, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है वो ट्रेंड डेटा होता है, मतलब आपको एक्चुअल में पता है कि अगर आपकी ये इनपुट होगी तो आपकी आउटपुट ये आएगी। आपके पास एक ट्रेंड डेटा है, मतलब उसको आपने ट्रेंड कर रखा है, वो होता है आपका सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। मतलब किसी के सुपरविजन में कोई काम हो रहा है जिसमें आपको सब पता है पहले से, इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आपके पास ऐसी कोई भी आपके पास ट्रेंड डेटा नहीं होता, अनसुपरवाइज है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, डेटा सेट है, उसमें मल्टीपल टाइप्स का डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हेट्रोजीनियस टाइप का आपके पास डेटा है, ठीक है। आपके पास कोई भी ट्रेंड डेटा नहीं है कि ये इस टाइप का डेटा है, ये होगा, ये इनपुट होगी तो ये आउटपुट जाएगी इसमें। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में किया था कि अगर इतने मार्क्स है तो बच्चा फेल है, इतने मार्क्स है तो वो पास है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें इनपुट और आउटपुट का दोनों का हमें पता है, हमारा डेटा जो ट्रेंड है। बट क्लस्टरिंग कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई ट्रेंड डेटा नहीं होता, आपके पास डेटा है बहुत सारा, बट आपको उसमें से क्या करना है, आपको ग्रुप बनाने हैं बस अलग अलग, ठीक है, वो होती है क्लस्टरिंग। तो डिफरेंस यही है क्लस्टरिंग में और क्लासिफिकेशन में, वो एक सुपरवाइज लर्निंग है, हाँ सुपरवाइज लर्निंग है, और जो क्लस्टरिंग है वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग है। एसोसिएशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, बट क्लस्टरिंग आपका, क्लस्टरिंग रिग्रेशन जो आगे की आपकी जो टेक्निक्स है वो सारी अनसुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है। नो टारगेट फील्ड, यहाँ पे कोई भी टारगेट आपका डिसाइड नहीं होता, कोई टारगेट फील्ड नहीं होती। बट जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, हमारे पास जो टारगेट फील्ड था लास्ट का, जो फाइनल जो क्लास थी हमारी, वो हमें पता थी, ठीक है। और ये दूसरा, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। अब देखो क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से हम एल्गोरिथम्स यूज करेंगे क्लस्टर बनाने के लिए। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार इसका। देखो सपोज करो यहाँ पे आपके पास ये डेटा है, मल्टीपल एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, आपने क्या किया कि जो सिमिलर टाइप की जो क्या थी शेप थी, उनको एक अलग क्लस्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप आपको सेम लगी तो आपने इसका एक अलग क्लस्टर बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया कि शेप के बेस पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी शेप थी, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप के कोई सर्कल है, इस टाइप की जो शेप थी उनके बेस पे आपने अलग अलग सिमिलरिटी वाइज क्या कर दिया, इनको क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब इनके ग्रुप बना दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग हमें क्यों चाहिए, देखो फर्स्ट है हाई डायमेंशनलिटी, मतलब जब आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, मतलब आपको बहुत सारा डेटा है, तब आप क्लस्टरिंग वहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। आपके पास लिमिटेड डेटा है तो आप वहाँ पे क्लासिफिकेशन लगा सकते हो, बट जब आपके पास एक हाई डायमेंशनल डेटा है, मतलब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे क्लस्टरिंग यूज करोगे। दूसरा इसका जो फीचर है वो है एबिलिटी टू डील विद द नॉइसी डेटा, ये नॉइसी डेटा के साथ अच्छे से डील करता है। इंटरप्रेटेबिलिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया,
ठीक है। एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिस्कवर द क्लस्टर विद एट्रीब्यूट सेट। तो ये सारी क्या है, क्लस्टरिंग हमें क्यों चाहिए, ठीक है, हमें क्लस्टरिंग की नीड क्यों है, कैसे क्यों करते हैं हम क्लस्टरिंग, तो उस सब के लिए ये है, ठीक है। ये फीचर्स हैं जो क्लस्टरिंग को क्या करते हैं, क्लस्टरिंग बताते हैं कि क्लस्टरिंग हमें इसलिए हमारे लिए क्या है, नीड है हमें क्लस्टरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स इन क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के कुछ मेथड्स है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के मेथड्स हमने देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है क्लासिफिकेशन की, जैसे के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स थी, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर वाला था, डिसीजन ट्री वाला था, ठीक है। इस टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे और क्लस्टरिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ठीक है। पार्टीशन मेथड हो गया, हायरार्किकल हो गया, ठीक है, डेंसिटी बेस्ड हो गया, ग्रिड बेस्ड, मॉडल बेस्ड, कांस्टेंट बेस्ड, तो ये सब हम आगे देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है इसमें, तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आपको जनरल जो डिफरेंस है वही आपको बताना है कि ये बॉटम अप अप्रोच है, वो टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसमें आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है, वहाँ पे आपके टारगेट फील्ड ऑलरेडी आपको पता होती है, ट्रेंड डेटा होता है, इसमें आपके पास कोई ट्रेंड डेटा नहीं होता, तो इस टाइप से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टीशनिंग मेथड, ठीक है। अब देखो पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है कि आपको क्या करना है, आपके पास ग्रुप है, बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को आपको क्या करना है, अलग अलग उसके पार्टीशन बनाने, ठीक है। अब वो पार्टीशनिंग कैसे बनेंगे वो हम आगे एल्गोरिथम से एग्जांपल से देखेंगे। तो पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है, सपोज वी आर गिवन ए डेटाबेस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, द पार्टीशनिंग मेथड कंस्ट्रक्ट k पार्टीशन ऑफ द डेटा। देखो आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा है, आइटम्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्टीशनिंग मेथड अप्लाई करना है। तो पार्टीशनिंग मेथड अप्लाई जब आप करोगे तो वहां पे आपको के पार्टीशन मतलब के की वैल्यू क्या करेगी, यहाँ पे वेरी करेगी। आपको बताना है कि आपके पास जो डेटा है उसमें आपको कितने क्लस्टर में उसको कितने पार्टीशन आपको उसको करने हैं, ठीक है। उस डेटा के आपको 4 पार्टीशन करने हैं, 2 पार्टीशन करने हैं, 3 पार्टीशन करने हैं, तो मतलब कितने, तो जो के की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। के पार्टीशनिंग मेथड मतलब जितने आप चाहते हो वहां पे आप वो के की वैल्यू लो और उस हिसाब से अपना क्या कर दो, डेटा को क्या कर दो, पार्टीशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ईच पार्टीशन विल रिप्रेजेंट ए क्लस्टर, और जो पार्टीशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, ठीक है, के कांस्टेंट है जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कितना पार्टीशन चाहिए डेटा का, ठीक है। तो पार्टीशनिंग मींस क्लस्टर एंड के लेस देन या इक्वल टू एन। अब देखो एन आपके पास डेटा है, आपके पास एक डेटाबेस के अंदर एन टाइप्स का डेटा है, ठीक है, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो क्लस्टर बनेंगे, जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू या फिर लेस देन होगी एन की, ठीक है। देखो अगर सपोज करो आपके पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर 4 वैरायटी का डेटा है, ठीक है, या फिर 5 वैरायटी का डेटा है, तो क्लस्टर भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 4 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, ऐसा तो नहीं आप उसमें से 6 क्लस्टर बना दोगे, उसमें 6 पार्टीशनिंग कर दोगे। तो ये कहता है कि जो के की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, बट हमेशा क्या रहेगी, लेस देन या इक्वल टू एन। जितना आपके पास डेटा है, जितने टाइप्स का आपके पास डेटा है, उससे कम ही आपकी के की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। इट मीन्स दैट इट विल क्लासिफाई द डेटा इनटू के ग्रुप्स। इसका मतलब यही है कि आपका जो डेटा होगा वो इतने ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये वही एक्सप्लेन किया है कि ईच ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ग्रुप, ठीक है। For a given number of partitions, K partitioning method will create the initial partitioning. Then it uses the iterative relocations technique to improve the partitioning by moving the object from one group to another. ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल यही बताया कि पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है कि आपके पास डेटा है, डेटा सेट है, ठीक है, उस डेटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपके पास डेटा है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको पार्टीशन करना है उसमें, ठीक है, उसके ग्रुप बनाने हैं, उसके क्लस्टर बनाने हैं। आपको कितने ग्रुप बनाने हैं वो आपकी के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो के की वैल्यू होगी वो आपकी लेस देन या इक्वल टू जितने आपके पास वैरायटी ऑफ डेटा उससे आपकी हमेशा क्या रहेगी, लेस देन या इक्वल टू ही रहेगी, ठीक है। तो जब पार्टीशनिंग मेथड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं वो होती है आपकी के मीन एल्गोरिथम, ठीक है। हमने जो क्लासिफिकेशन में की थी वो क्या थी, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, के मीन एल्गोरिथम। यहाँ पे के की वैल्यू भी वही कांस्टेंट होगी, वेरी करेगी, आपको डिपेंड करेगी आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और मीन्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मीन्स होता है जैसे देखो आप जो आपका क्या होता है वो स्टैटिक मैथ में होता है ना, मीन मोड मीडियम, ठीक है, ये वही मीन है यहाँ पे। मीन का मतलब यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है कि दो डेटा है उनका जो एवरेज आएगा उसको यहाँ पे मीन बोला गया, ठीक है। तो देखो कैसे वर्क करते हैं एल्गोरिथम्स, इस एग्जांपल से देखेंगे। तो
पहला स्टेप तो यही होगा कि जो आपके के मीन्स एल्गोरिथम्स हैं वो पार्टीशनिंग मेथड का पार्ट है। पार्टीशनिंग मेथड के अंदर ये एल्गोरिथम यूज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, जो आपके पास डेटा होगा, ठीक है, आपके पास एक डेटा है, उस डेटा पे आपको क्या बनाना है, उसके क्लस्टर बनाने हैं, फिर उसकी ग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है। कितनी ग्रुपिंग करनी है, कितने क्लस्टर बनाने हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी के की वैल्यू पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपके पास गिवन डेटा है वो उस डेटा में से कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा, ठीक है। वही आपकी क्या होती है, क्लस्टरिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखो, एक आपके पास डेटा गिवन है सिंपल, कि किसी भी जो स्टूडेंट्स का या फिर किसी क्लास का लगा लो कि स्टूडेंट्स का जो है हाइट का डेटा गिवन है और वेट का गिवन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 12 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनकी हाइट और उनका वेट, ये आपके पास सिंपल डेटा है। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड डेटा नहीं है कि अगर इतनी हाइट होगी इतना वेट होगा तो आप उसको इस कैटेगरी में डालोगे, वो क्लासिफिकेशन में होगा। यहाँ पे आपके पास सिंपल एक डेटा सेट है, अनट्रेन्ड डेटा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सुपरविजन नहीं हुआ, कोई सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे सिंपल क्या है, एक सिंपल डेटा आपके पास है, ठीक है। हाइट और वेट का डेटा आपके पास है। तो यहाँ पे कह रहा है कि के की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड की है 2, कि आपके पास जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। मतलब इस कंप्लीट डेटा को आपको 2 क्लस्टर में क्या करना है, डिवाइड करना है, ग्रुप बनाने हैं 2 क्लस्टर में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो गिवन डेटा है, अनट्रेन्ड डेटा है, वो कौन से क्लस्टर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू अज्यूम की 2, कि आपके पास सिर्फ 2 क्लस्टर आपको बनाने हैं, ठीक है। इस डेटा में से आपको बताना है कि कौन सा क्लस्टर 1 में जाएगा, कौन सा क्लस्टर 2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने K1 और K2 2 क्लस्टर ले लिए, एक क्लस्टर ये हो गया, एक क्लस्टर आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 क्लस्टर थे, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट डेटा था, फर्स्ट जो डेटा था उसको क्लस्टर 1 का सेंटर पॉइंट मान लिया कि भाई ये इसका मेन पॉइंट है, इस क्लस्टर का जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। सेकंड जो डेटा था उसको आपने सेकंड क्लस्टर का सेंटर पॉइंट मान लिया। देखो आपको बताना है कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कंपेयर करोगे ना, कुछ ना कुछ मतलब सिमिलरिटी चेक करोगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लस्टर का एक सेंटर पॉइंट आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी भी डेटा को अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 और सेकंड डेटा को ही उठाओ, आप यहाँ से किसी भी 2 डेटा को उठा लो, ठीक है। उसको आपको अपने दोनों क्लस्टर का सेंटर पॉइंट बनाना है कि हमारे जो क्लस्टर है उनकी जो मेन उसका पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसी वैल्यू के बेस पे हम क्या बताएंगे, जो बाकी के जो डेटा रहेगा वो कौन से क्लस्टर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो आपका डेटा 1 था उसको आपने K1 का सेंटर पॉइंट मान लिया, और जो आपके पास सेकंड डेटा था उसको आपने K2 का क्लस्टर सेंटर पॉइंट मान लिया, ठीक है। सपोज लो K की वैल्यू अगर 3 होती तो हमारे पास यहाँ पे K3 होता, एक तीसरा क्लस्टर भी होता, तो हम जो थर्ड वैल्यू थी उसको क्या मान लेते, उसका सेंटर पॉइंट मान लेते, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, ये दोनों आपके क्या निकल गए, सेंटर पॉइंट निकल गए K1 का और K2 का, ठीक है। अब आपके पास जो थर्ड नंबर का डेटा है, ये वाला थर्ड डेटा जो आपका कहता है कि हाइट 168 है और वेट आपका क्या है 60 है, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों तो हमने क्या मान लिया है कि ये हमारे K1 क्लस्टर का पार्ट है और ये सेकंड वाला डेटा आपका K2 क्लस्टर के अंदर है, ठीक है। हमें अब थर्ड से चेक करना है कि जो ये थर्ड वाला डेटा है वो K1 क्लस्टर में बिलोंग करेगा या फिर K2 क्लस्टर में बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपका सिंपल क्या होगा कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, जिसको हमने बोला था यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास डेटा था D3 डेटा जो था आपके पास, उसके लिए हमने चेक किया, K1 के लिए चेक करेंगे उसको, उसका डिस्टेंस, और K2 के लिए उसका डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उससे हम क्या कर देंगे, फिर उसको उस डेटा को उस क्लस्टर में सेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने डेटा 3 के लिए चेक किया, तो K1 में जो आपके पास सेंटर पॉइंट थे वो क्या थे, 185 हाइट थी और वेट आपका क्या था 72 था, ठीक है। तो हमने 185 और 72 को कंपेयर किया, इनका डिस्टेंस निकाला 168 और 66, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है।
ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, उनका होल स्क्वायर और फिर उसका रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या हो गई, 168 हो गई। अगर हम फर्स्ट कांस्टेंट के लिए बात करें तो फर्स्ट कांस्टेंट हमारा हाइट है, सेकंड एट्रीब्यूट हमारा वेट है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 168 का कंपेयर किया, 168 को 185 से कंपेयर किया, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, तो जब इसको आप डिफरेंस इसका निकालोगे तो 185 और 168 में डिफरेंस आपका कितना हुआ, 2 और 15 17 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का डिफरेंस हुआ, 17 का स्क्वायर किया प्लस यहाँ पे कितना वैल्यू था, 60 था। सेकंड कांस्टेंट में वैल्यू यहाँ पे 60 थी, ऑब्जर्वेशन वैल्यू 60 थी, सॉरी हाँ ऑब्जर्वेशन वैल्यू 60 थी और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी वो 72 थी। तो यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हुआ। तो 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को प्लस किया और उसका जब रूट निकाला तो देखो यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा, तो यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। मतलब जो K1 का जो सेंटर पॉइंट था उससे इस थर्ड डेटा का जो आपने डिस्टेंस निकाला वो 20 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। इसी तरह हम K2 का निकालेंगे कि जो ये आपका K2 है, ठीक है। इस K2 का फिर हम इसी डेटा थर्ड के साथ निकालेंगे क्योंकि हमें देखना है कि कौन से क्लस्टर में जाएगा ये। तो सेम डेटा को हमने जितने भी क्लस्टर आप बना रहे हो सबके साथ कंपेयर करेंगे, सबके साथ उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से फिर हमने निकाला K2 का, जब हमने से फाइंड आउट डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो 170 माइनस 162 2 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हुआ, हाँ माइनस का 2 आया ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 56 था और ये वैल्यू आपकी 60 थी, यहाँ पे 4 हुआ। तो यहाँ पे इसका निकाल लें तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, ठीक है। 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 आया और 12 का जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आया 4 पॉइंट समथिंग आया, यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। तो किसके डिस्टेंस किसका कम है, तो हमारा जो K2 का डिस्टेंस है इस डेटा के साथ वो डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इट मीन्स आपका जो ये वाला डेटा था वो कौन से क्लस्टर से बिलोंग करेगा, K2 में जाएगा। उसको हमने किस ग्रुप में डाल दिया, K2 वाले ग्रुप में डाल दिया। तो क्लस्टर 2 के अंदर आपके पास जो डेटा नंबर 3 था वो आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अब आपके पास देखो K1 में तो एक ही सेंटर पॉइंट है 185 और 72, लेकिन K2 के अंदर सेंटर पॉइंट तो ये था और आपके पास साथ में ये कौन सा आ गया, 160 और 60 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। मतलब अब K2 के अंदर 2 डेटा आ गई, एक तो उसका सेंटर पॉइंट जो हमने इनिशियल सेंटर पॉइंट माना था वो वाला, और सेकेंड हमने जो निकाला है कि जो अब आपके पास जो डेटा आया था वो वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस भी क्लस्टर में आप डेटा ऐड करोगे, ठीक है, जिस भी क्लस्टर में आप डेटा को ऐड करोगे तो उसके बाद आपको उस डेटा का क्या निकालना है, न्यू सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, K2 के लिए न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेशन करेंगे, मतलब उसका, क्योंकि अब इसके पास 2 डेटा आ चुके हैं, एक 170 56 इसके पास ऑलरेडी था, 168 और 60 को भी हमने कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों जो आपके पास डेटा सेट है उन दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है। दोनों का क्या निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है। मतलब मीन कैलकुलेट करने के बाद आपका वो क्या हो जाएगा, आपका नया सेंटर पॉइंट आ जाएगा कि अब आपके पास जो K2 क्लस्टर का सेंटर पॉइंट होगा वो जो न्यू आपने कैलकुलेट किया है वो होगा, ठीक है। तो अब हम K2 के साथ क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या था, 170 था और 168 था, तो दोनों को प्लस किया, एवरेज जैसे निकालते हैं आप, दोनों को प्लस करो और फिर जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी थी उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 178 और 168 को क्या किया, प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया। इधर से 56 और 60 को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया। तो यहाँ से आपका क्या आया, 169 और 58। तो अब आपका जो K2 है उसका सेंटर पॉइंट क्या हो चुका है, 169 और 58 हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके K2 का नया सेंटर पॉइंट ये आ चुका है। अब आप जो डेटा नंबर 4 है, D4 जो आपका है, इस डेटा को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे K1 के साथ और K2 के इस सेंटर पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बार बार हम क्या निकालेंगे, नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमने क्या बोला है, मीन बोला है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या है, नाम है K मीन्स एल्गोरिथम। मतलब जो भी क्लस्टर है उसका हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास डेटा नंबर 4 था 179 और 68 था, अब इसके लिए हमने दोनों क्लस्टर से डिस्टेंस फाइंड आउट किया, वही आपने K1 के साथ किया, फिर आप यहाँ से K2 के साथ करोगे।
तो देखो K1 का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, K2 का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो नियरेस्ट कौन सा आपको, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आपका 6 पॉइंट समथिंग हुआ। तो मीन्स जो आपका डेटा नंबर 4 है वो आप कौन से क्लस्टर में जाएगा, वो K1 में जाएगा। ठीक है, तो K1 में कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला डेटा था और 4 वाला डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, K1 के लिए नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अब इसके पास 2 डेटा आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, नया सेंटर पॉइंट आएगा। फिर उस सेंटर पॉइंट के साथ फिर हम नेक्स्ट जो डेटा था आपका D5 उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे के सारे डेटा को क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में सेट होगा। ठीक है, तो फाइनली जो आप देखोगे तो जो K1 आपका क्लस्टर है उसके अंदर डेटा नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब सारा का सारा जो डेटा है वो क्लस्टर 1 से बिलोंग करेगा, और जो आपके पास क्लस्टर सॉरी डेटा नंबर 2 और जो 3 है वो आपका K2 सेव करेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका निकाल के देखो सबका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये सारा कंप्लीट जो डेटा था वो आपके दोनों क्लस्टर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपने ग्रुप बना दिए, दो ग्रुप बना दिए, एक क्लस्टर 1, एक क्लस्टर 2। कुछ डेटा क्लस्टर 1 से बिलोंग करेगा, कुछ डेटा आपके क्लस्टर 2 से बिलोंग करेगा। किस बेस पे हमने ये सेट किया है, ये हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे हमने उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमने सेट किया है कि ये किस क्लस्टर से जाएगा और ये किस क्लस्टर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस डेटा को पार्टीशन कर दिया। ठीक है, इस डेटा को कितने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, 2 पार्टीशन बना दिए इसके। एक पार्टीशन K1 हो गया, एक पार्टीशन आपका K2 हो गया। ठीक है, ये जो डेटा था इसमें से 2 और 3 डेटा K2 पार्टीशन में चला गया, बाकी जो सारा का सारा जो डेटा था वो आपके K1 में सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या की, क्लस्टरिंग की है। कोई भी ट्रेंड डेटा नहीं है, कोई मॉडल नहीं बनाया, कोई एल्गोरिथम जनरेट नहीं की, कुछ नहीं किया। सिंपल क्या किया है आपने, आपके पास एक अनट्रेन्ड डेटा था, सिंपल एक डेटा था, उस डेटा को डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या बता दिया कि ये किसके क्लोज है, किसके नियरेस्ट है। ठीक है, उसमें आप उसमें क्या करते गए, उसके हिसाब से उसके ग्रुप बनाते गए। ठीक है, जो क्लस्टर बनाते गए तो उस क्लस्टर में उस डेटा को आप सेट करते गए। तो ये था आपका K मीन्स एल्गोरिथम जो आपके पार्टीशन मेथड के अंदर आता है। तो ये क्लियर हुआ। अगर आपको ये वाला एल्गोरिथम क्लियर होगा तो इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है K मीडोज। ठीक है, वो आपको समझ आएगा अगर ये क्लियर हुआ होगा तो। यस बताइए, K मीन्स एल्गोरिथम आपको क्लियर हुई? एक क्विक रिव्यू दे दो ना मैम प्लीज। क्या क्विक रिव्यू मतलब वो स्टार्टिंग से लास्ट तक समरी। आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? यस मैम। देखो क्विक रीजन यही है इसकी, हमने सबसे पहले ये देखा कि क्लस्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर हमने देखा कि आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर्स। ठीक है, तो क्लस्टर्स और क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंस देखा कि क्लस्टरिंग जो होती है वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, और जो क्लासिफिकेशन है वो सुपरवाइज लर्निंग है। अब सुपरवाइज लर्निंग कैसे है वो, क्योंकि उसके पास उसमें हमारे पास ट्रेंड डेटा है। ठीक है, आपको एक्चुअल में पता है कि ये इनपुट जाएगी तो ये आउटपुट आएगी। ठीक है, वो होता है ट्रेंड डेटा। तो जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। बट जो क्लस्टरिंग है ये अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। इसके अंदर आपके पास कोई भी टारगेट डेटा नहीं होता, कोई ट्रेंड डेटा आपके पास नहीं होता, एक सिंपल डेटा होता है। उस सिंपल डेटा को आपको क्या बनाना है, उसके ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका क्लस्टरिंग। तो जब हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो ये एग्जांपल था क्लस्टर का कि आपके पास एक सिंपल डेटा था, आपने क्या बनाए, इनको इनकी शेप के बेस पे। ये माइक मत वो करो, म्यूट मत अनम्यूट मत करो। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने क्या किया कि आपके पास एक डेटा था, इस डेटा को आपने अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लस्टर में इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेथड्स की बात कर रहे थे कि मेथड्स कौन से होते हैं, जब हम क्लस्टरिंग करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स फॉलो होते हैं, पार्टीशनिंग मेथड, हायरार्किकल मेथड, डेंसिटी बेस्ड, ग्रिड बेस्ड, मॉडल बेस्ड और कांस्टेंट बेस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे पार्टीशनिंग मेथड हम डिस्कस कर रहे थे
कि हमें यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक डेटा है, उसको आपको पार्टीशन में डिवाइड करना है, मतलब उस डेटा के आपको पार्टीशन बनाना है, ठीक है, वो होता है पार्टीशनिंग मेथड। पार्टीशन कैसे बनाओगे, वो किस पे डिपेंड होगा, वो इस के पे डिपेंड होगा। के यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशन आपको डेटा के करने हैं, ठीक है, मतलब कितने ग्रुप में उस डेटा को आपको डिवाइड करना है, वो आपके के की वैल्यू डिटरमाइन करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के अंदर जो पार्टीशनिंग मेथड था, इसी के अंदर आपका जो एक के मीन्स एल्गोरिथम था, ये हमने देखा। ये के मीन्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपके पास एक सिंपल डेटा है, एक अनट्रेन्ड डेटा है, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की हाइट और वेट का डेटा गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है कि 2, कि आपको 2 क्लस्टर बनाने हैं, इसको मतलब 2 पार्टीशन करने हैं इस डेटा को, ठीक है। के की वैल्यू क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होंगे, तो यहाँ पे आपको 2 क्लस्टर बनाने हैं, K1 और K2, ठीक है। इस पूरे डेटा को आपको क्या बताना है कि ये जो डेटा है ये कौन से क्लस्टर से बिलोंग करेगा, K1 से बिलोंग करेगा या K2 से बिलोंग करेगा, कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो वो कैसे होगा, हमने सिंपल क्या किया, आपके पास K1 और K2 2 क्लस्टर आ चुके हैं, हमने क्या किया, जो फर्स्ट डेटा था उसको K1 का सेंटर पॉइंट मान लिया, और जो K2 डेटा था उसको आपने जो सेकंड वाला डेटा था उसको आपने K2 का सेंटर पॉइंट मान लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, आपको कोई एक सेंटर, एक मेन वैल्यू वहाँ पे लेनी पड़ेगी, उस वैल्यू से आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सारे के सारे डेटा का, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपका उस क्लस्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, दो जो आपके पास डेटा थे उन दोनों को इनका सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया कि ये K1 का सेंटर पॉइंट है या सेंट्रोइड वैल्यू है, ये आपकी K2 की सेंट्रोइड वैल्यू है, ठीक है। अब हमें जो डेटा नंबर 3 था, अब हमें डेटा नंबर जो आपका 3 था 160 और 60 था, अब हमें ये देखना है कि ये जो डेटा है वो क्लस्टर K1 में जाएगा या क्लस्टर K2 में जाएगा। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, जो हमने कल क्लासिफिकेशन वाले में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, वही यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम निकालेंगे। सेम वही होगा, ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और उसका रूट। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या निकाला, 185 और 70 का डिस्टेंस निकाला इस डेटा के साथ, 160 और 60 के साथ। फिर अगेन हमने K2 का जो सेंटर पॉइंट था 170 और 56, इसका हमने डिस्टेंस निकाला 160 और 60 के साथ। जब हमने दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो जो K1 से डिस्टेंस आया वो 20 पॉइंट समथिंग आया है, K2 से जो डिफरेंस आया वो 4 पॉइंट समथिंग आया। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आपका K2 से है, तो मीन्स जो आपका ये डेटा नंबर 3 था वो आपके कौन से क्लस्टर में जाएगा, K2 क्लस्टर में जाएगा, ठीक है। तो मतलब K2 जो आपके पास सेकंड वाला क्लस्टर था, K2 क्लस्टर था, इसके अंदर आपका जो डेटा नंबर 2 तो आपने अज्यूम कर लिया था, इसका सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया था, और जो डेटा 3 था वो भी आपका K2 में जा चुका है, ठीक है। अब आपके पास K2 में आपके पास 2 डेटा है, एक सेकंड वाला डेटा और एक थर्ड वाला डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी क्लस्टर में कोई भी डेटा ऐड करेंगे हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एक न्यू सेंट्रोइड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इसके पास 2 डेटा आ चुके हैं, 170 56 ऑलरेडी था, 160 और 60 भी आ गया। तो हमें अब किससे डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे मीन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर एवरेज जिसको आप बोलते हो वो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इस मीन फॉर्मूले से, एवरेज फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा, न्यू सेंट्रोइड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास K2 के पास 170 56 था और 168 और 60 आ गया, तो 170 प्लस 168 का डिवाइड बाई 2 किया प्लस करके, उसके बाद 60 और 50 का एवरेज निकाला प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, K2 का नया सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपका K2 का क्या है, नया सेंटर पॉइंट आपका ये है। तो अब आपके पास K1 क्लस्टर में सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपने डेटा ऐड नहीं किया, उसका सेंटर पॉइंट वही रहेगा पहले वाला, बट K2 का आपका नया सेंटर पॉइंट आ गया है ये वाला। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा नंबर 4 है, D4 जो आपके पास ये वाला डेटा है, उस डेटा को अब फिर हम दोबारा से अगेन कंपेयर करेंगे K1 के साथ भी और K2 के साथ भी, ठीक है। तो फिर अब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वही वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो जो आपके पास K1 का डिस्टेंस आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आपका 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपका K1 के साथ है, इट मीन्स जो आपका डेटा नंबर 4 है वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, वो K1 क्लस्टर में जाएगा। तो K1 क्लस्टर में आपके पास डेटा नंबर 1 आपने अज्यूम किया था सेंटर पॉइंट, और डेटा नंबर 4 जो है आपका इसके अंदर सेट हो चुका है। अब फिर हम नया कैलकुलेट करेंगे K1 का सेंटर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने K1 के अंदर डेटा ऐड किया है, तो यहाँ पे हम K1 के साथ ही क्या निकालेंगे, सेंटर पॉइंट नया कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही एवरेज फॉर्मूला से हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा के साथ चेक करेंगे, उसके
उसके बाद सारे के सारे जो भी आपके पास रिमेनिंग डेटा है उन सबका ऐसे ही दोनों क्लस्टर के साथ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फाइनली आपके पास जो आपके पास K1 क्लस्टर आ जाएगा उसके अंदर आपके पास डेटा नंबर 1 4 6 1 4 5 6 7 8 9 10 12 सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और K2 क्लस्टर में आपके सब 2 और 3 डेटा सेट आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन कंप्लीट डेटा को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, एक K1 पार्टीशन, एक K2 पार्टीशन। K1 पार्टीशन में ये डेटा बिलोंग करेगा और K2 से आपका ये वाला डेटा बिलोंग करेगा। तो ये आपका कंप्लीट जो था के मींस एल्गोरिथम था। पार्टीशनिंग मेथड जो हमने अभी देखा कि हमें पार्टीशन करना है, उसके अंदर हम पार्टीशन कैसे करेंगे वो इस एल्गोरिथम के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज भी मैंने करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है के मिडोइड्स क्लस्टरिंग। ठीक है, तो अगर आपको के मींस क्लियर हुआ होगा तो ही हम के मिडोइड्स कर पाएंगे। अब ये क्या कहता है, देखो ये सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस मिलेगा के मींस में और के मिडोइड्स। तो अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं इसको, के मिडोइड्स को। भी डेटा उठा के आप कंपेयर करके देखोगे, जैसे यहाँ पे आपका 4 तक हो चुका है। ठीक है, आप डेटा नंबर 5 को चेक कर सकते हो। K1 में हमने 4 को सेट कर दिया। अब आप K1 का नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करो इस मीन फॉर्मूले से और फिर उसके बाद K5 को चेक करो कि कौन से उसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आप तब तक ये करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं के मिडोइड्स वाला। के मिडोइड्स एल्गोरिथम कौन सी होती है, ये कैसे वर्क करती है। तो 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं के मिडोइड्स वाला। तब तक आप इसका जो कैलकुलेशन होगा वो आप करो। आप मुझे जो आपका ये है डेटा नंबर 5 182 और 72। ठीक है, पहले आप K1 का नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये वाला डेटा था D5 जो था उसको आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से कि कौन से क्लस्टर में जा रहा है। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपको के मिडोइड्स एल्गोरिथम करती हूँ स्टार्ट। कोई तो एक्टिव रहो क्लास में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो D5 है उससे आप कैलकुलेट करो कि वो कौन से क्लस्टर में आ रहा है। तो क्या किसी ने इसको कैलकुलेट किया? क्या ये K1 क्लस्टर में ही आ रहा है? कोई भी एक्टिव मोड में नहीं है क्लास में। अगर अटेंडेंस लेने लग जाऊं तो सभी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम। तो ये नेक्स्ट है आपका के मिडोइड्स क्लस्टरिंग। ठीक है, ये दोनों ही आपके पार्टीशनिंग मेथड के अंदर आते हैं। आप के मिडोइड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हो, आप के मेन एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको करना वही है कि आपको बताना है कि कौन सा डेटा कौन से क्लस्टर में जाएगा। ठीक है, आप मिडोइड से करो या मेन से करो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला का रहेगा। ठीक है, जो के मीन्स था उसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम के मीन्स में ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बट अगर हम के मिडोइड्स की बात करें तो जो के मिडोइड्स एल्गोरिथम्स है उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसमें हम मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैनहट्टन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला किया, यहाँ पे ये कहता है कि के मिडोइड्स कहता है कि मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज करो। ठीक है, सेम होगा वही कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और जिसका डिस्टेंस कम होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसको आप उसी क्लस्टर में क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो जो आपका के मीडर्स एल्गोरिथम है उसमें क्या कह रहा है कि आपके पास वही सिंपल एक डेटा गिवन है, ठीक है, किसी भी उसका डेटा है, ये आपका एक्स का डेटा है, वाई की टर्म का डेटा है, ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो 2 एट्रीब्यूट्स, एक एक्स एट्रीब्यूट्स है, एक वाई एट्रीब्यूट्स है। एक्स का कुछ वैल्यूज गिवन है, वाई की कुछ वैल्यूज गिवन है, और इनको हमने नाम दे दिया D1 D2 D3, इस तरह से हमने सबको डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 इस तरह से हमने सबको नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट डेटा सेट है जिसमें 2 टाइप्स का डेटा है, एक एक्स टाइप का, एक वाई टाइप का, ठीक है। ये कहता है आपको क्लस्टर बनाने हैं इसके, वही हम के की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 2 क्लस्टर में इनको डिफाइन करना है, ठीक है। एक आपने K1 क्लस्टर ले लिया, एक आपने K2 क्लस्टर ले लिया, सेम जो आपने के मीन एल्गोरिथम वैसे ही किया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या कहता है कि आपको एक हर क्लस्टर का क्या बनाना पड़ेगा, एक सेंटर पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको उसमें डेटा लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप किसी को भी रैंडमली उठा के डेटा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो D1 था, D1 डेटा को हमने K1 का अज्यूम कर लिया सेंटर पॉइंट या फिर डिफॉल्ट डेटा, और D6 को यहाँ पे इन्होंने K2 का अज्यूम कर लिया, ठीक है। आप D6 की बजाय D5 भी कर सकते हो, D4 भी कर सकते हो, मतलब इनमें से कोई भी 2 वैल्यू आप उठा के क्या करो, दोनों के क्लस्टर के सेंटर पॉइंट आपने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, ठीक है। तो K1 क्लस्टर में D1 डेटा ले लिया और K2 में हमने D6 को ले लिया। अब ये कहता है आपके पास नेक्स्ट डेटा है D2, ये कहता है अब आप D2 का डिस्टेंस निकालो D1 के साथ भी और D6 के साथ, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम, कि यहाँ पे आपका मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम मैनहट्टन MANHATTEN मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो कहता है सिंपल आप क्या करो, x1 माइनस x2, मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस करो और यहाँ पे उसका क्या कर दो, ये मोड का साइन है, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर कर दो, ठीक है। मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है, एक सिंपल आपको क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो भी आप उसका राउंड ऑफ कर दो, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कहता है कि सिंपल आप दोनों टर्म्स का क्या करो, डिफरेंस निकालो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट्स है, एक एक्स कॉन्स्टेंट है, एक वाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आप पहले एक्स के लिए निकालो, एक्स का डिफरेंस करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और फिर वाई का डिफरेंस करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करो। ये आपका मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, D2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे D1 के साथ भी और D6 के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो D2 का जब हम करेंगे तो D2 क्या है, 5 माइनस 2 7 माइनस 3, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेनी नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, 5 माइनस 2 क्या 3, 7 माइनस 3 क्या 4, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 5 माइनस 2 7 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया आपका, 7 का डिस्टेंस आया। इसी तरह फिर D2 का आप D6 की है उससे निकालो, तो 5 माइनस 6 यहाँ पे 1 आ गया और 7 माइनस 8 भी क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 हुआ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, 2 का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। मतलब जो आपके पास D2 था उसका D1 से डिस्टेंस 7 है और D2 से आपका D6 से उसका डिस्टेंस क्या है 2 है, ठीक है। तो जो आपका D2 था वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, वो आपके D6 वाले, जो आपका K2 क्लस्टर था उसमें आपका D2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब आप D3 के लिए निकालोगे, सेम D3 के लिए D1 का डिस्टेंस निकालो और D3 के लिए D6 का डिस्टेंस निकालो। देखो 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 3 0, ठीक है, 6 और 0 6 आ गया, ठीक है। तो D3 का D1 से डिस्टेंस क्या हो गया 6 हो गया, और अगर आप D3 का D6 से डिस्टेंस निकालते हो तो 8 माइनस 6 2 और 3 माइनस 8 मतलब 5 और 2 7, तो वहां पे कितना डिस्टेंस आ गया आपका 7 का डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे आपका कितना डिस्टेंस आया था, यहाँ पे आपका आया था 6 का, हाँ 6 का आया था, तो किसका डिस्टेंस कम हुआ आपका, ये वाला डिस्टेंस कम हुआ, ठीक है। तो D3 आपका इस वाले क्लस्टर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करोगे, सबके डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सिंपल आपने डिस्टेंस फाइंड आउट की, D1 के रिस्पेक्ट में किया, ये आपके K1 क्लस्टर के का डिस्टेंस आ गया, ये आपका D6 के रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है।
अभी हमने देखा इसका 7 आया था, इसका 2 आया था, ठीक है। नेक्स्ट का 6 आया, फिर 7 आया, मतलब ये वाला जो था इसका इसके रिस्पेक्ट में 6 आया और इसका इसके रिस्पेक्ट में 7 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबका क्या निकाल लिया, क्लस्टर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस था उस क्लस्टर में हमने क्या कर दिया, उस डेटा को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 का डिस्टेंस था, यहाँ पे 9 का डिस्टेंस है, तो 0 9 में मिनिमम कौन सा है, 0 का है। तो मतलब जो आपका ये D1 डेटा था वो आपका M1 क्लस्टर में आ गया, मतलब K1 क्लस्टर में आ गया। यहाँ पे आपका जो आपका D2 था ये आपका K2 क्लस्टर में आ गया, D3 आपका M1 में आ गया। तो यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा डेटा कौन से क्लस्टर में आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो आपका ये डिस्टेंस आया था उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस था उसकी हमने यहाँ पे टोटल, उनका सबका टोटल कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गई, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई कि इसके यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये वाली कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो देखो दोनों में सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आपको बस जो फॉर्मूला का डिफरेंस है वो यहाँ पे रहेगा कि वहाँ पे आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे आपको मैनहट्टन करना है। सिंपल वही है, दो मिडॉइड्स लेने हैं, दो क्लस्टर बनाने हैं, दोनों को एक अज्यूम वैल्यू करनी है दोनों की, फिर उसके बाद सबके साथ कंपेयर करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बस क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कंप्लीट पार्टीशनिंग मेथड था कि जिसमें आपने क्या किया, कंप्लीट डेटा को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है वो आता है आपका हायरार्किकल मेथड, ठीक है। हायरार्किकल मेथड क्या कहता है, अभी हमने पार्टीशनिंग मेथड किया, हमने डेटा के पार्टीशन बनाए, उसमें हमने दो एल्गोरिथम फॉलो की, के मीन्स और के मिडल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आपका हायरार्किकल मेथड आता है। अब ये कहता है कि जो हायरार्किकल मेथड है इसमें जब आप क्लस्टरिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स के हायरार्किकल मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका एग्लोमेरेटिव अप्रोच, एक होता है आपका डिविसिव अप्रोच, ठीक है। एग्लोमेरेटिव और डिविसिव अप्रोच क्या करते हैं, क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो एग्लोमेरेटिव अप्रोच है उसमें आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हो, डिविसिव में आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हो। इसमें आप क्या करते हो, वी स्टार्ट विद ईच ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग ए सेपरेट ग्रुप। आप सबसे पहले क्या कर लेते हो, आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा को क्या कर लेते हो, इंडिविजुअल ग्रुप बना लेते हो हर एक डेटा की, ठीक है। मतलब बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करा तो मतलब बॉटम से आप टॉप पे जाओगे, तो बॉटम पे आप क्या करोगे, हर एक डेटा को इंडिविजुअल ग्रुप बना लोगे, फिर क्या करोगे, उन डेटा को आपस में मर्ज करते हुए जाओगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और लास्ट में जाके एक कंप्लीट क्लस्टर आपका बन जाएगा। अभी एग्जांपल से कर लेते हैं इसको। डिविसिव क्या कहता है, डिविसिव कहता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ये कहता है कि आपने क्या किया, सारा का सारा डेटा जितना भी आपके पास ऑब्जेक्ट है सबको आपने एक सेम क्लस्टर मान लिया। आप टॉप पे क्या मानते हो, सारा का सारा डेटा एक क्लस्टर में है, उसके बाद नीचे उसको स्प्लिट करते हुए जाओगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल डेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि हायरार्किकल मेथड क्या होता है, कौन कौन से अप्रोच इसमें फॉलो होते हैं और किस अप्रोच में क्या काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से कर लेते हैं इसको भी। देखो ये आपका क्या है, एग्लोमेरेटिव और डिविसिव अप्रोच। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो अगर हम एग्लोमेरेटिव की बात करें, एग्लोमेरेटिव क्या कहता है, हमने क्या किया, हमारे पास सपोज करो आपके पास एक डेटा है, ए डेटा है, बी सी डी ई, 4 5 आपके पास 5 टाइप्स का डेटा, मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है एग्लोमेरेटिव। इसने कहा कि आप क्या करो, एक बॉटम लेवल पे क्या कर लो, सभी डेटा को इंडिविजुअल ग्रुप बना लो। आपने क्या किया, इस डेटा का इसके साथ इंडिविजुअल ग्रुप बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे डेटा है और वाई एक्सिस पे डेटा है, ठीक है। प्रॉपर डेटाबेस आपका ये है, ठीक है। प्रॉपर डेटाबेस क्या है, ये है कि यहाँ पे ए डेटा है, यहाँ पे बी डेटा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी। ये आपके पास क्या है, प्रॉपर एक डेटा, ठीक है। आपने क्या किया, पहले सारे के सारे डेटा को इंडिविजुअल ग्रुप बना लिए बॉटम लेवल पे। एक ग्रुप ए का बन गया, एक बी का, एक सी का, डी का और ई का, पांचों का क्या बना लिया आपने, ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो ए के क्लोजेस्ट कौन सा है, ए के क्लोजेस्ट कौन सा है आपका, बी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए और बी को मर्ज करके एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। आप हर लेवल आप मतलब ऊपर की तरफ जाओगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाओगे और मर्ज करते जाओगे आइटम्स। अब मर्ज किस किस को करना है वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है, ठीक है। जो ये आपका डेटा सेट गिवन है, इस डेटा सेट के बिहाफ पे आपको क्या करना है, मर्जिंग करते हुए जाना है, ठीक है।
तो ए और बी, ए देखो ए का डिस्टेंस ए से ई काफी है, सी और डी मतलब ए और बी का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्लोज है। तो आपने क्या किया, जो टॉप लेवल था बॉटम टू टॉप अब जब गए तो ए बी का क्लस्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास सी और डी था, तो आपने क्या किया, सी और डी दोनों क्लोज थे, तो सी और डी का आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। ई का आपने यहाँ पे आपने ई को अलग रखा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब आप गए तो सी ये वाला क्लस्टर बन चुका है। तो उसके बाद आपने क्या किया, इस ये वाला क्लस्टर बनाया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, जो ये वाला ग्रुप था सी डी वाला और ये ई वाला ग्रुप था, इसको ऊपर जाके क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरा एक क्लस्टर बना दिया। तो एक क्लस्टर आपका ये था, एक क्लस्टर आपका ये था, दोनों क्लस्टर को क्या करना, बड़े क्लस्टर में डाल दिया। तो यहाँ से आपने इस लेवल से आपने ए बी क्लस्टर ग्रुप उठाया, इस लेवल से आपने सी डी ई को उठाया और इनको मर्ज करके एक कंप्लीट क्लस्टर आपने बना दिया ए बी सी डी ई का। ये आपकी एग्लोमेरेटिव अप्रोच कहती है, ठीक है, कि आप बॉटम से टॉप पे जाओ और मर्जिंग करते हुए जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डिविसिव है, सेम ही रहता है। देखो डिविसिव कहता है कि आपके पास क्या है, कंप्लीट डेटा है, आपने सारे के सारे डेटा का क्लस्टर में बना दिया और फिर आप उनको नीचे की तरफ स्प्लिट करते हुए जाओ, ठीक है। उनका जो डिस्टेंस है डेटा का एक्सेस पे, तो उस एक्सेस के हिसाब से आप क्या करते जाओ, डेटा को स्प्लिट करते हुए जाओ। सेम आएगा वही, आपने यहाँ से ए बी का एक अलग ग्रुप बना दिया, सी डी का अलग बना दिया, उसके बाद यहाँ से सी डी हो गया, यहाँ से ई हो गया। नेक्स्ट लेवल पे देखो, बॉटम अप लेवल पे क्या हो गया, सारे के सारे डेटा जो है आपके क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल यही आपको याद रखना है कि एग्लोमेरेटिव क्या होता है और डिविसिव क्या होता है, ठीक है। बस इतना फर्क है, ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन है, इसमें नीचे से स्टार्टिंग होती है, इंडिविजुअल को मर्ज करते हुए हर लेवल पे आप मर्जिंग करते हुए लास्ट में आपका कंप्लीट क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। डिविसिव कहता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ, एक कंप्लीट को स्प्लिट करते हुए लास्ट में आप इंडिविजुअल दिखा, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट अप्रोच थी, एनालिटिकल मेथड था। नेक्स्ट आपका ये क्या है, डेंसिटी बेस्ड मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्लस्टरिंग करनी है किसके बिहाफ पे, उसकी डेंसिटी के बेस, ठीक है। मतलब कौन सा जो डेटा है वो किससे कितना दूर है, ठीक है, उसको कितने कितने मतलब एरिया को कवर कर रहा है। एरिया वाइज आप यहाँ पे क्या करोगे कि एक कोई आपके पास डेटा है, उस डेटा में आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल के अंदर जो जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनका आपने एक अलग क्लस्टर बना लिया, उसके बाहर वाले जो उसका अलग क्लस्टर बना लिया। फिर आप अलग दूसरे पॉइंट से एक डेंसिटी डिसाइड करोगे, एक सर्कल बनाओगे, वो होता है आपका डेंसिटी बेस्ड। एग्जाम्पल से करते हैं, देखो सिंपल है ये भी, इसको आप बोलते हैं, इसके अंदर जो डेंसिटी बेस्ड पार्टीशनिंग मेथड, सॉरी डेंसिटी बेस्ड मेथड था, इसके अंदर जो एल्गोरिथम यूज होते हैं वो होती है डीबी स्कैन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके पास नॉइसी डेटा है वो भी साथ में लोगे, ठीक है। उसका भी देखोगे कि कौन सा नॉइसी डेटा की यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है, कि जो नॉइसी डेटा है उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, जो आपका एक यूजफुल डेटा है उसका यहाँ पे एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उनके क्लस्टर अलग बन जाएंगे, नॉइसी डेटा आपका अलग से आइडेंटिफाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डेंसिटी बेस्ड मेथड था उसके अंदर आप डीबी स्कैन एल्गोरिथम फॉलो करते हो। ये क्या कहता है कि आपको जो क्लस्टरिंग करनी है वो एक डेंसिटी के बेस पे करनी है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये सारे के सारे एक पॉइंट्स है, आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा, ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो होता है, एक आपका कोर पॉइंट होता है, एक बाउंड्री पॉइंट होता है, एक नॉइज पॉइंट होता है, ये भी बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या होते हैं कोर पॉइंट्स, क्या होते हैं आपके बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसके अंदर एक टर्म होती है आपका एप्सिलॉन पॉइंट, ठीक है, ये वाला एप्सिलॉन पॉइंट्स मतलब मिनिमम पॉइंट। देखो ये वाला क्राइटेरिया आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि जो आपको आपका एप्सिलॉन पॉइंट्स होगा वो उसमें आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो कोर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, नॉइज क्या है, वो आपको अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये आपके पास एक डेटा था, ठीक है, आपने क्या किया, एक डेंसिटी, जैसे एक सर्कल बनाते हो, सर्कल बनाते हो, एक रेडियस लेते हो, ठीक है, रेडियस लेके उस रेडियस के बिहाफ पे आप बनाते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है। उस सर्कल, Ma'am, your presentation is off. एक सेकंड में देखते हैं।
ये आपका जो था वो आप डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम हम फॉलो कर रहे हैं, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हमें आपके पास डेटा गिवन होगा, एक डेटा सेट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, आपको देखना है कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो मेन जो पॉइंट्स है यहाँ पे, एक होता है आपका एप्सिलॉन पॉइंट्स, ठीक है, ये आपका डिसाइड करता है कि कितना डेटा जो आपका कवरेज होगा डेटा का क्लस्टर के अंदर कितना आपके डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पे 3 है, मतलब क्लस्टर आप तभी बनाओगे जब उसके अंदर क्या हो, 3 डेटा हो, एप्सिलॉन 3 पॉइंट्स अगर हैं तो फिर आप उसका क्या बना सकते हो, क्लस्टर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक कोर पॉइंट होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है, नॉइज पॉइंट होता है, ये सब हम अभी देखते क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप यहाँ पे इस सपोज करो आप इस पॉइंट पे हो, इस डेटा पे हो, ठीक है, इस डेटा पे हो, तो आपने क्या किया, एक डेंसिटी डिसाइड की, एक रेडियस डिसाइड की, जैसे आप रेडियस लेते हो सर्कल ड्रॉ करने के लिए, और रेडियस लेके सपोज करो आपका 2 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप एक सर्कल बना देते हो, ठीक है। तो जो सर्कल के अंदर का जो कवरेज होगा वो किस पे डिपेंड है, उस रेडियस पे डिपेंड है, ठीक है। जितना आपने रेडियस लिया है उतना ही आपका जो कवरेज होगा सर्कल के अंदर, उतना एरिया आपका कवर होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो सिंपल इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इस सर्कल से एक डेंसिटी डिसाइड करके आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कितना भी आप ले सकते हो, यहाँ पे क्लस्टर आपको कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, वो उस हिसाब से आप डेंसिटी यहाँ पे ले सकते हो। आपने सिंपल क्या किया, इस रेडियस को लेके इतना एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर आपने जब इस सर्कल को ड्रॉ किया तो आप देखो इस सर्कल के से कितने पॉइंट्स बिलोंग करेंगे, ठीक है। इस सर्कल में आपने देखा कि यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। नहीं सपोज को यहाँ से था, ये आर पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये रेडियस ली, आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस लेके आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब आप देखो इस सर्कल के अंदर क्या आ रहा है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट्स और एक ये वाला पॉइंट्स। एक सर्कल के अंदर 3 डेटा सेट जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखा था 3। अगर किसी डेटा को लेके अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो अगर उसके अंदर मिनिमम 3 डेटा सेट आ रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो आपका डेटा या ये आपका जो डेटा पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, कोर पॉइंट बोलोगे। मतलब ये क्या होगा, एक कोर पॉइंट होगा, ठीक है। तो कोर पॉइंट क्या होता है कि जब आपने एक डेंसिटी के बेस पे एक सर्कल ड्रॉ किया तो उस सर्कल के अंदर जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया आपका जो था, मिनिमम क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे क्या था, 3 पॉइंट्स का था कि मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप वेरी कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया आपका मिनिमम 3 पॉइंट्स का क्राइटेरिया था। तो यहाँ से जब आपने आर इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया, एक क्लस्टर ड्रॉ किया, तो इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या ये एप्सिलॉन पॉइंट है, मतलब कितनी डेंसिटी आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। कितनी रेडियस आप डिसाइड कर रहे हो, ये आपका एप्सिलॉन पॉइंट बताता है कि उतनी ही रेडियस लेके आपने एक क्लस्टर बना दिया और उस क्लस्टर के अंदर मिनिमम अगर 3 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं तो आप इस आर पॉइंट को क्या बोल सकते हो, ये आपका कोर पॉइंट होगा, ठीक है। तो आर का आपको पता चल गया ये क्या है, कोर पॉइंट है। ये आपका क्या होगा, ये पॉइंट भी इसके अंदर आ रहा है और ये पॉइंट भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो उसका क्या हो जाएगा, कोर पॉइंट हो जाएगा। हमने मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 3 पॉइंट्स का है, तो 3 पॉइंट्स थे, तो एक पॉइंट तो हमारा कोर पॉइंट हो गया और बाकी के जो आपके 2 पॉइंट्स थे वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका कोर पॉइंट निकल गया, अब आप इस पी से निकालोगे, ठीक है। जब आपने क्या किया, इस पी वाले इस वाले सर्कल से, ठीक है, इस वाले सर्कल से भी आपने क्या किया, ये वाला आपका पी पॉइंट था, आपने यहाँ से भी एक डेंसिटी एक एप्सिलॉन पॉइंट लेके, एप्सिलॉन वैल्यू लेके, रेडियस लेके आपने यहाँ पे भी क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला। तो जब आपने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया पी वाला, तो आप देखो यहाँ पे पी भी आ रहा है, क्यू वाला पॉइंट भी सी के अंदर आ गया और आर वाला पॉइंट भी सी के अंदर आ रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो आपका पी होगा वो भी आपका क्या होगा, कोर पॉइंट होगा, ठीक है। जब आप ऐसे सर्कल अलग अलग क्लस्टर बना रहे हो तो अगर उसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया आपका 3 पॉइंट्स का वो कवर हो रहा है तो आप उस पॉइंट को बोल सकते हो कोर पॉइंट। अगर उसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट से कम वैल्यू आ रही है तो वो आपके क्या होंगे, फिर बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो अब आपका देखो आर आपको पता चल गया क्योंकि आपने आर को लेके आर पॉइंट से एक डेंसिटी डिसाइड करके जब क्लस्टर बनाया तो 3 पॉइंट्स इसके अंदर लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये कोर पॉइंट है।
फिर आपने पी को लेके सर्कल बनाया, पी को लेके जब आपने क्लस्टर ड्रॉ किया तो इसके अंदर भी आपके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो इसको ये भी आपका क्या हो गया, कोर पॉइंट हो गया। अब आप इस वाले पॉइंट से देखोगे, इस वाले डेटा से करोगे, तो जब आपने इस डेटा से सर्कल बनाया तो देखो यहाँ पे 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये क्यू वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये पी वाला। तो इट मीन्स ये जो क्यू पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। अगर इसके अंदर भी आपका थर्ड कोई डेटा आ जाता तो फिर ये भी आपका क्या हो जाता, कोर पॉइंट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्यू आपका बाउंड्री पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, इस वाले सर्कल, ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से आपने क्या किया, फिर दोबारा से क्लस्टर डिसाइड किया। जो आपको यहाँ पे डेंसिटी लेनी है वो सेम रखनी है। तो फिर जब आप उसका सर्कल ड्रॉ करते तो देखो इस वाले सर्कल पॉइंट से जब आपने सर्कल बनाया तो ये वाला पॉइंट और ये आर वाला पॉइंट, सिर्फ 2 ही पॉइंट आए हैं, तो इट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक लास्ट जो पॉइंट था ये वाला था, जब आपने इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ किया तो आप देखो कोई भी दूसरा डेटा यहाँ पे नहीं आया, तो मतलब ये आपका क्या है, नॉइसी डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लस्टर बनाते हैं। क्या पे मेन पॉइंट कौन से होंगे, मेन डेटा कौन सा रहेगा और बाउंड्री पॉइंट आपकी कौन सी होगी। ठीक है, और नॉइसी डेटा कौन सा होगा जो आपका क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लस्टरिंग की। तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास एक डेटा है, तो यहाँ से क्या होना है, हर एक पॉइंट से आप क्लस्टर बनाते हुए चलोगे। ठीक है, अगर उसके अंदर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएगा, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपका कोर पॉइंट हो जाएगा। और अगर आपका कोई पॉइंट जो है, कोई डेटा जो है सिंगल आ रहा है क्लस्टर के अंदर, तो वो आपका इसमें वो क्या है कि नॉइसी डेटा, वो मीनिंगलेस डेटा होगा आपका, क्योंकि जो डेटा होगा सारा आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, तो जो कोरिलेटेड डेटा होगा उनके आपस में क्लस्टर में वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डीबी स्कैन एल्गोरिथम था, जिसके यहाँ पे हमने क्या किया, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग हमने यहाँ पे यूज की। तो पेपर में अगर आते हैं तो पेपर में सिंपल आएगा कि क्लस्टरिंग टेक्निक्स को आप बताओ कि क्लस्टरिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे वर्क करती है, तो इसमें आप सबका थोड़ा थोड़ा लिखोगे। अगर पर्टिकुलर कोई आती है टेक्निक्स की डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स को डिफाइन करो, तो फिर आपको उसमें पूरा का पूरा एल्गोरिथम्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक्स है वो ग्रिड बेस्ड है। ये भी आपकी क्या है, वही हो गया कि आपको देखने की ग्रिड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में देखो ग्रिड क्या होता है, ग्रिड उसमें आपके क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एक सेकंड में चार्जिंग लगा देती हूँ लैपटॉप की। तो ग्रिड बेस्ड एल्गोरिथम्स क्या कहती है आपकी, कि जो आपके पास नंबर ऑफ, जब आपके पास डेटा क्या होता है, ग्रिड की फॉर्म में होता है। ग्रिड मतलब नंबर ऑफ सेल होते हैं, मतलब रो और कॉलम से आपके क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। ठीक है, तो उस टाइप में आपके पास डेटा है, तो फिर आप क्या करते हो, ग्रिड मतलब जो आपके ग्रिड के अंदर जो डेटा आएगा वो एक क्लस्टर में हो जाएगा। मतलब जो आपकी क्लस्टरिंग होगी वो किस पर डिपेंड होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने आ रहे हैं, एक उसमें क्लस्टर में कितने नंबर ऑफ सेल कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी ग्रिड बेस्ड हो गई। उसके बाद एक आपकी लास्ट इसमें आती है ये वाली मॉडल बेस्ड है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना, कॉन्स्टेंट बेस्ड है। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम वाले थे वो मैंने आपको करवा दिए, इनकी आप थ्योरी है ये आप देख लेना। ठीक है, लास्ट में आपका ये एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज करते हो क्लस्टरिंग को। ठीक है, तो ये आपकी जो थी यूनिट नंबर आपकी 11 थी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस थे जिसमें एल्गोरिथम्स आती है वो मैं आपकी थी पार्टीशन मेथड, हायरार्किकल वाली, और एक और जो कौन सी थी ये वाली डेंसिटी बेस्ड वाली। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हुआ यूनिट नंबर 11। इसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 12 दे देती हूँ। अभी मैं आपको यूनिट नंबर 12 शेयर करती हूँ। ठीक है, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो 5 मिनट वेट कर लेते, तब तक मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, दोनों पीपीटी का, जो आपकी यूनिट नंबर 11 है और यूनिट नंबर 12 है। ठीक है, और ये हमारी लास्ट क्लास है आज आपकी, तो दोनों पीपीटी का लिंक आपको दे देती हूँ, फिर दोबारा से फिर ट्राई करती हूँ। और साथ में कुछ प्रीवियस पेपर भी हैं, उनका भी लिंक आपको दे देती हूँ। आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उनसे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आप वहाँ से देखिए। तो मैं लिंक आपको दे देती हूँ। ये माइक और कैमरा ऑफ रखो।
तो मैंने आपको पेपर का भी लिंक दे दिया है और वो भी जो पीपीटी थी हमारी वो भी। अब मैं आपको शेयर करती हूँ 12 नंबर पीपीटी, अगर आपकी है तो। हाँ, हो गया। तो ये आपका यूनिट नंबर 12 है। इसमें आपकी सिंपल थ्योरेटिकल है ये आपकी यूनिट। इसमें देखो क्या है, वेब माइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो वेब माइनिंग क्या है कि माइनिंग हमें पता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डिस्कवर करना नॉलेज को। और वेब माइनिंग मतलब वेब से मतलब इंटरनेट से जब आप कुछ भी माइन कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेब माइनिंग, ठीक है। तो जब हम वेब माइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के माइनिंग आती है, एक वेब कंटेंट, एक वेब स्ट्रक्चर और एक वेब यूसेज, ठीक है। तो वेब कंटेंट, स्ट्रक्चर्स और वेब यूजेस, ठीक है। आपको कोई कंटेंट माइन कर रहे हो, टेक्स्ट में, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इस टाइप का कोई भी रिकॉर्ड आप दे रहे हो तो वो आपका वेब कंटेंट माइनिंग का पार्ट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब जो आपकी लिंकिंग होती है, आप हाइपर लिंक्स यूज करते हो, किसी लिंक पे क्लिक करके आप किसी दूसरे लिंक पे चले जाते हो, या फिर उसके बाद आप किसी और वेबसाइट पे चले जाते हो, तो वो आपकी क्या होती है, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग होती है, ठीक है। मतलब कैसे आपकी जो लिंकिंग हो रखी है वेब पेजेस की आपस में, वो सारा यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। इंट्रा डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, एक होता है इंटर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो इंट्रा क्या होता है, इंट्रा होता है आप एक डॉक्यूमेंट से हो, उसके उस पर कोई लिंक है, उससे आप क्या करो, उसी डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे पेज पे चले जा रहे हो, वो आपका होता है इंट्रा डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, ठीक है। इंटर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है, आप एक डॉक्यूमेंट से, उसमें कोई लिंक है, उससे आप क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे जा रहे हो, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है अपने ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए लिंक के थ्रू, वो आपका इंट्रा हुआ। और इंटर का मतलब आप एक आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट ही चेंज हो रहा है, आप एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे जा रहे हो, वो आपका होता है इंटर डॉक्यूमेंट्स हाइपरलिंक, ठीक है। वेब यूसेज माइनिंग होता है, इसके अंदर आपके पास सर्वर वगैरह की जो आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। सर्वर क्या करता है, ऐसे फाइल्स क्रिएट करता है, जो जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो सारा रिकॉर्ड्स करता है। ऐप पे जो जो आपके एप्लीकेशन सर्वर होता है, वो आपके ऐप पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, वो सारा का सारा डेटा स्टोर करता है। तो वहां से जो आपको माइनिंग करनी है, तो वो आपकी क्या होता है, वेब यूसेज माइनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। आगे आप देखोगे तो इनका ही एक्सप्लेन किया गया है, वेब कंटेंट, वेब स्ट्रक्चर्स कैसे है, यूसेज क्या है, टेक्स्ट माइनिंग में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, वो सारा है। तो इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिंपल थ्योरेटिकल यूनिट है। मैंने आपको पीपीटी दे दिया, आप पीपीटी से भी पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मेनली तो आपको माइनिंग का ही देखना है कि माइनिंग, वेब माइनिंग कितने टाइप्स की होती है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेब माइनिंग और टाइप्स ऑफ वेब माइनिंग, तो इसमें आपको कंटेंट, स्ट्रक्चर और यूसेज तीनों का आपको लिखना है। ये आप डायग्राम इसमें बना सकते हो और आगे इनका एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 12 में एक्सप्लेन करने को, ऐसा कुछ समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको फिर भी मोटा मोटा बता दिया इसका। और आपका यूनिट नंबर 11 हो चुका है, ठीक है। मैंने दोनों का लिंक दे दिया। एक बार मैं आपको प्रीवियस पेपर जो मैंने अभी भेजा वो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैंने आपको पेपर भी दे दिया है और पीपीटी का लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज आपकी लास्ट क्लास थी, तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, ब्लॉक 1 to 4, यूनिट 1 to 12, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आप देख लेना थैंक यू एक बार। मैम, हैप्पी दिवाली। हाँ, सेम टू यू टू। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली। हाँ जी, हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। तो ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी मैम। और